رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. In today's class, we are going to work on future simple. In previous classes, we have worked on the complete table of senses. What are the common things in simple? What are the common things in continuous, perfect, and perfect continuous? है ना? And we have also worked on that on verb forms of verbs, subject, singular and plural. We have worked on uh, uh, pronouns, especially on personal pronouns, and we have worked on helping verbs, is, am, are, was, were, will, shall, has, have, had. We have worked on sentences that does not have a helping verb in structures such as present simple and past simple. These two structures don't have any helping verb. So helping verb, when it will be required in uh, to make interrogative or negative sentences, we will introduce helping verb here. Otherwise, in affirmative sentences, we don't require a helping verb in these two sentences. Others already have a helping verb, so there is no need for adding anything, even when we are making any negative or interrogative using any of these tenses. So now let's move on to the future simple. We have worked on past simple in the previous video exercise in previous class. So in today's class, we will be working on future simple, and then we will move on to making we will be working on uh, uh, first of all on future simple, and then we will start working on the affirmative, negative, or interrogative, all the three sentences using the structures uh, that are prescribed for each tense. Okay, so now let's first begin with future simple. So if you're working on future simple, you need to know that there are two uh, helping verbs used here. One is shall and the other is will. I have told you already that the use of shall has been reduced a lot in the recent time, and the uh, the speakers of English language are using it for suggestion uh, and for questioning, है ना? So ग्रामर में हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये शैल का जो प्रॉपर यूज है वो कैसा है, जो पहले होता रहा है। अभी का जो स्पोकन इंग्लिश का जो यूज है उसको हम थोड़ा सा निग्लेक्ट कर रहे हैं। ओके, वैसे अगर आप ग्रामर के लिए नहीं लिख रहे हैं, अगर आप सोशल साइंस में लिख रहे हैं या साइंस का कोई आंसर लिख रहे हैं और उसके अंदर आप को आई का या वी के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करना हो, तो आप फ्रीली विल को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में हैं, आप ग्रामर का कोई सेंटेंस लिख रहे हैं या ग्रामर के किसी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, उसके अंदर आपको आई के साथ और वी के साथ शैल का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई एंड वी टेक शैल। ओके, ये हमको याद रखना होगा। और ऊपर भी जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है आपके लिए, उसमें भी ये लिखा है कि जब सब्जेक्ट आई और वी होंगे तो हमको शैल यूज करना है, बाकी किसी के साथ भी हमको शैल यूज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो डिवीजन है वो सिंगुलर और प्लूरल का डिवीजन नहीं है, यहाँ पर जो डिवीजन है वो असल में है आई और वी और अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है,
तो सारे ही जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आई और वी को छोड़कर उनको हम अदर सब्जेक्ट्स में के उसमें कॉलम में डाल देते हैं। अदर सब्जेक्ट्स विल यूज विल। ओके, तो विल का यूज दूसरे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो करेंगे और शैल का यूज सिर्फ आई और वी के जरिए से किया जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है आपके लिए। अब आई को आप इंग्लिश में कहते हैं मैं, ओके, और वी को आप इंग्लिश में कहते हैं हम। अच्छा, दो स्टूडेंट्स हैं क्लास में जिनके नाम में बहुत, एक के नाम में कैरेक्टर्स लगे हुए हैं, राहिल नाम लिखा है पहले और फिर उसके बाद कैरेक्टर्स लगे हुए हैं काफी सारे, और एक है वीवो 1818। मैं इन दोनों को ही वेटिंग रूम में डाल रहा हूँ। अपने नाम को करेक्ट करके दोबारा आइए। नाम में कोई भी कैरेक्टर वगैरह नहीं लगा होना चाहिए, कोई भी स्पेशल वर्ड नहीं होना चाहिए, सिंपली नेम लिखा होना चाहिए आपका। तो आई का मीनिंग होता है मैं और वी का मीनिंग होता है हम। सेंटेंस में देख लेते हैं कि मैं कल तुम्हारा काम करूंगा। ठीक है, मैं कल तुम्हारा काम करूंगा, या हम कल तुमसे मिलने आएंगे। हम कल तुमसे मिलने आएंगे। ठीक है, तो ये जो मैं और हम, ये आई और वी हैं। तो इन दोनों सेंटेंस का जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो हम उसके लिए शैल का यूज करेंगे। मैं आपको ट्रांसलेशन करके भी बता देता हूँ इसका। इसका ट्रांसलेशन होगा आई शैल डू योर वर्क टुमारो। ठीक है, और हम कल तुमसे मिलने आएंगे, वी शैल कम टू सी यू टुमारो। ओके, so this way you have to use shall with I and we. Okay, now the other subject can be any। और जब हम नाम यूज करते हैं तब तो shall का यूज होगा ही नहीं इन रिटन इंग्लिश। ओके, will का ही यूज होगा जब आप नाम यूज करेंगे प्रॉपर या कॉमन। जब आप नाम यूज न करके नाम की जगह पे कोई और वर्ड यूज कर रहे हैं तो फिर वो कहलाएगा प्रोनाउन, और प्रोनाउन में आई और वी आते हैं तभी शैल का यूज होगा, अदरवाइज शैल का यूज ही नहीं है। ठीक है, बाकी शैल का यूज जैसे मैंने आपको बताया कि सजेशन के लिए या फिर आस्क क्वेश्चन के लिए किया जाता है। सजेशन के लिए कैसे किया जाता है, जैसे कि दोस्त बैठे हैं साथ में तो कहें शैल वी गो। ये एक सजेशन है जिसमें कहा जा रहा है कि चलो हम अब चलते हैं, है ना। ये क्वेश्चन नहीं है, शैल वी गो। जैसे कहा जाता है लेट्स गो, है ना। लेट्स गो जो है वो साथ चलने के लिए बोला जाता है, चलो चलते हैं, है ना, इसलिए बोला जाता है। तो शैल वी गो भी उसी तरह का एक एक्सप्रेशन है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो है क्वेश्चन की तरह दिखता है पर वो क्वेश्चन नहीं होता है।
इस तरह का जो यूज है वो अभी इंग्लिश में होता है। आगे जो विल का यूज है वो भी देख लीजिए, जैसे कि राहुल एग्जाम में फर्स्ट आएगा, है ना? ये राहुल के बारे में किसी का कहना है कि राहुल ने इतनी मेहनत की है, एग्जाम में वही फर्स्ट आएगा। आप अच्छा, एक चीज आप देख रहे होंगे, गा गी गे, ये मैंने आपको बताया भी था कि ये फ्यूचर का वो है, क्वालिटी है कि उसके अंदर ये मीनिंग रहेगा। तो ये गा गी गे का मीनिंग पूरे में रहेगा, है ना? फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब में रहेगा ये, है ना? और पास्ट के सेंटेंसेस में कुछ सेंटेंसेस था थी थे से बनेंगे, और सिंपल में आपको नहीं दिखेगा, ये कंटिन्यूअस में, परफेक्ट में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये था थी से आपको दिखेगा, लेकिन सिंपल में नहीं दिखेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया है कि ये इंडेफिनिट नहीं है, ये कंडीशन अप्लाई है इसके ऊपर, है ना? ऐसे प्रेजेंट में हम देखते हैं कि सबके साथ हमको है या हूँ इस तरह का मीनिंग दिखता है। कंटिन्यूअस में रहा का मीनिंग दिखता है ना? परफेक्ट में चुका का मीनिंग दिखता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा ऐसे, ताकि आप अपनी लैंग्वेज में उसको आइडेंटिफाई कर सकें फौरन। तो हमको गा गी गे, है ना, इस तरह का जो मीनिंग दिख रहा है वो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए है ये चीज। फिर स्टूडेंट्स आज देर तक पढ़ेंगे, स्टूडेंट्स आज देर तक पढ़ेंगे। तो इन दोनों सेंटेंस को ट्रांसलेट करके बताएगा, राहुल एग्जाम में फर्स्ट आएगा और स्टूडेंट्स आज देर तक पढ़ेंगे। हमारा स्ट्रक्चर क्या है वो ध्यान में रखना है आपको। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब वन। शैल का तो मैं आपको बता चुका हूं कि वो मैं और हम के साथ आएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट में मैं भी नहीं है और हम भी नहीं है, ठीक है, दोनों में से कोई नहीं है। तो अभी फातिमा ने हाथ उठाया है, फातिमा आंसर करेंगी पहले सेंटेंस के लिए। राहुल एग्जाम में फर्स्ट आएगा। यस फातिमा मेघरे जी। Rahul will come first in exam. ओके, राहुल विल कम फर्स्ट इन एग्जाम। अगर आप किसी इंग्लिश स्पीकर से ये बात कहेंगे राहुल विल कम फर्स्ट इन एग्जाम, इसका मतलब ये होगा कि एग्जाम वाले दिन राहुल जो है वो सबसे पहले आएगा। तो एक्चुअली आपको क्या करना है, आपको कल्चर को ट्रांसलेट करना है ताकि दोनों लैंग्वेज में ये चीज लोग समझ पाए, है ना? तो राहुल एग्जाम में फर्स्ट आएगा का मतलब है कि राहुल एग्जाम में फर्स्ट स्कोर करेगा, है ना? तो हम आने का मीनिंग हटा देते हैं यहाँ से, राहुल विल स्कोर फर्स्ट इन एग्जाम। फर्स्ट को हम टॉप से भी कह सकते हैं, राहुल विल टॉप इन एग्जाम, ये भी कह सकते हैं। ओके, तो एग्जैक्ट मीनिंग को ट्रांसलेट जब हम करते हैं तो उसमें हमसे मिस्टेक हो जाती है। तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो जिस लैंग्वेज में हम बोल रहे हैं, जिस लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, वो लैंग्वेज असल में इसको किस तरह से लेती है ना?
आपने कम यूज किया था, पर कम इंग्लिश में आने के लिए होता है, कहीं चल कर आना उसके लिए होता है ना। तो ये याद रखने वाली चीज है। राहुल विल टॉप इन एग्जाम, या राहुल विल स्कोर फर्स्ट इन एग्जाम। ये दो मीनिंग हो सकते हैं इसके। सेकेंड सेंटेंस से स्टूडेंट्स आज देर तक पढ़ेंगे। उजैर, ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, स्टूडेंट्स आज देर तक पढ़ेंगे। शेट उजैर, Yes, sir. ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, स्टूडेंट्स आज देर तक पढ़ेंगे। आपने पहले सेंटेंस का चैट में लिख के भेजा था, सही आंसर था, इसीलिए मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन, सेकंड सेंटेंस का पूछ रहा हूँ। Yes. चलिए हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको खूब करते हैं, है ना। स्टूडेंट आज खूब या बहुत पढ़ेंगे, ये कर देते हैं, थोड़ा आसान बना देते हैं आपके लिए। चलिए, स्टूडेंट्स आज बहुत पढ़ेंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या है उधर? स्टूडेंट्स। ओके, अगर स्टूडेंट आपका सब्जेक्ट है तो आपको विल का यूज करना है। सिर्फ आई और वी के साथ हम शेल यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स विल। ओके, हमको कैसे पता चला कि ये फ्यूचर है? ये यहाँ से पता चला, है ना। इसके अंदर हमको ये भी पता चला कि कोई रहा रही रहे का मीनिंग नहीं आ रहा है ना। स्टूडेंट्स आज बहुत देर से पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं आया, पढ़ रहे होंगे ऐसा भी नहीं आया। तो रहा रही का मीनिंग नहीं आया, तो ये कंटिन्यूस नहीं है, ये सिंपल ही है। तो स्टूडेंट्स विल, फिर पढ़ने के लिए स्टडी वर्ड आएगा, है ना। फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है हमको, स्टूडेंट्स विल स्टडी अलॉट, है ना। आज का मीनिंग भी देना है, स्टूडेंट विल स्टडी टुडे अलॉट। ओके, तो ये आपके सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो गया इस तरह से। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो थी फ्यूचर सिंपल की, ये आपके सामने रही अभी। ठीक है, अब आइए हम इसको इस स्ट्रक्चर में भी देख लेते हैं कि हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो हमारे पास तीन टाइप्स हैं सेंटेंसेस के, जिनके ऊपर हमको अब काम करना है। ठीक है, ये तीनों टाइप्स जो है, ये सेंटेंस के टाइप्स जब आपने पढ़े होंगे, डिक्लेरेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, है ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, वो क्वेश्चन जिसमें सवाल किए जाते हैं, वो सेंटेंसेस जिसमें सवाल किए जाते हैं उनको हम इंटरोगेटिव कहते हैं। ठीक है, वो सेंटेंसेस जिसके अंदर किसी बात से इनकार किया जाता है कि, है ना, उसमें नॉट का यूज होता है बेसिकली, तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। और जिसमें कोई नेगेटिव नहीं होती है कोई चीज, नॉट का यूज नहीं होता है, उसको हम अफर्मेटिव बोलते हैं। तो ये तीनों ही सेंटेंस जो है बनाने के लिए स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंजेस करना पड़ते हैं। ये मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के दिए हैं। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि ये स्ट्रक्चर्स आप अपनी नोटबुक में लिख लें। ठीक, इसको आप लिख लेंगे तो ये आपके पास आसानी से अवेलेबल रहेगा। आपको जब जरूरत पड़ेगी तो आप पेज पर लट के इसको देख सकते होंगे। तो ये स्ट्रक्चर्स आपके नोटबुक पे लिखे हुए होने चाहिए। ग्रामर का
आपका एक क्लास है तो आप नोटबुक लेकर ही बैठा कीजिए, जो कुछ भी मैं पढ़ाऊँ उसको लिख लिया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की आदत डालिए ग्रामर में। ये प्रैक्टिस की चीज़ है, जैसे मैथ प्रैक्टिस की चीज़ है वैसे ही ग्रामर भी प्रैक्टिस की चीज़ है। जैसे आप प्रैक्टिस करना छोड़ेंगे वैसे ही भूलना शुरू कर देंगे। तो AFF का मतलब है अफर्मेटिव, NEG का मतलब है नेगेटिव और INT का मतलब है इंटरोगेटिव। ठीक है, ये ऐसे आपको स्ट्रक्चर में हर जगह मिलेगा। प्रेजेंट में जो दो तरह के स्ट्रक्चर्स पे हमने काम किया था प्रेजेंट में, ओके। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एक स्ट्रक्चर था और एक प्लूरल सब्जेक्ट के साथ स्ट्रक्चर था। तो यहाँ पे हमको सिंगुलर सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर में 3 मिल जाते हैं, अफर्मेटिव का सिंगुलर स्ट्रक्चर, नेगेटिव का सिंगुलर स्ट्रक्चर, इंटरोगेटिव का सिंगुलर स्ट्रक्चर। फिर प्लूरल सब्जेक्ट का जो सेंटेंस है उसका भी हमको अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर अलग अलग मिलता है। तो इस तरह से कई सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ बन गए हैं। फ्यूचर में हम देखते हैं कि आई और वी, जैसा हमने ये पढ़ा था, आई और वी के साथ शैल लगता है तो ये अलग स्ट्रक्चर रहेगा और अदर सब्जेक्ट के साथ अलग स्ट्रक्चर बना है तीनों का। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। और इसके अंदर प्रेजेंट सिंपल में आप देख रहे हैं कि जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब के साथ SES ऐड हुआ है। ठीक है, तो वर्ब के साथ SES ऐड होता है तब जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। पर जब हमने नेगेटिव बनाया है तो वर्ब के साथ कुछ भी हमने लगाया नहीं है, तो ये SES कहाँ गया, ये हमने डू में ऐड कर दिया। तो असल में हमको ऐड क्या करना है, हमको ऐड करना है डू। ठीक है, पर जब वर्ब में कुछ लगा हुआ हो तो वो चीज वर्ब के साथ हमको डू के साथ ऐड कर देनी होगी। तो यहाँ पे डू से डज हो जाएगा। डू की फॉर्म जो है वो ऐसे नहीं बनती है डज की, ना ऐसे बनती है, उसके लिए हमको ES ही लगाना पड़ता है। और क्या करेंगे इसके बाद, वर्ब में से हम SES IES हटा देंगे। अगर हम वर्ब में लगा के रखते हैं तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज हैं SES IES ये चली गई हैं किसके पास, ये डू के पास चली गई हैं। ठीक है, तो वो डू बन गया है डज अभी। तो ये हमारे प्रेजेंट में इस तरह से दिखता है। अफर्मेटिव सॉरी जब हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जब बनाते हैं तो उसमें दिखता है कि हमको वर्ब में कुछ भी लगा हुआ नहीं था, यहाँ वर्ब में SES IES लगा हुआ था, पर यहाँ वर्ब में कुछ भी ऐड किया हुआ नहीं है, वर्ब वन अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है यहाँ, है ना। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है ना, ING फॉर्म यूज होती है, कोई नहीं। तो इसके अंदर हमको डू के साथ कुछ भी लगाने का नहीं है ना, डू अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा ऐसे ही। तो यहाँ पे क्योंकि वर्ब में कुछ है नहीं तो लगाने की कुछ जरूरत भी नहीं है ना। जब यहाँ वर्ब से हमने कुछ हटाया नहीं तो यहाँ पे ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे डू आ जाएगा। पास्ट सिंपल का भी अभी समझते चलिए, कि जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो इसमें डिड ऐड करेंगे। डिड क्यों ऐड करेंगे, डू क्यों नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि अफर्मेटिव में सब्जेक्ट जो हमारा है उसके साथ वर्ब टू यूज किया हमने, तो मतलब वर्ब अपनी बेसिक फॉर्म में नहीं आया। तो वर्ब को जब हम फर्स्ट फॉर्म में लेकर आएंगे तो यहाँ डू की जगह डिड यूज करेंगे। ठीक है, जैसे डिड यूज करेंगे ये वर्ब जो है अपनी जो प्रॉपर्टीज थी उसको खो देगा और बेसिक फॉर्म में चला जाएगा, है ना, वर्ब वन बन जाएगा। तो ये याद रखना है आपको कि डू जब आप इसमें SES IES वर्ब में लगाते हैं तो जब ऐसे सेंटेंस में आपको डू लगाना होगा तो वो डज बन जाएगा। ऐसे सेंटेंस में आपको डू लगाना होगा जहाँ पे अफर्मेटिव में वर्ब टू आता है तो वो डू नहीं बल्कि डिड आएगा और उसके साथ वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में आएगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी आप सेंटेंस में डज या डिड लगाएंगे, सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर आपने अफर्मेटिव में पढ़ा है उस सेंटेंस में कुछ चेंजेस आएंगे। जैसे यहाँ वर्ब टू की जगह आप यहाँ वर्ब वन कर देंगे, यहाँ वर्ब में SES IES की जगह आप यहाँ सिंपली वर्ब वन लिखेंगे। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज है, इसको भूलेंगे तो गलती हो जाएगी आपसे। अब मैं आपको एक सेंटेंस अफर्मेटिव का बनाता हूँ जिसका आपको ट्रांसलेट करके मुझे बताना होगा।
जितना जल्दी आंसर देंगे उतना ज्यादा हम लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो पहले अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव, ऐसे चलेंगे हम। सेंटेंस है आपके लिए कि मैं रोज पढ़ाई करता हूँ। मैं रोज पढ़ाई करता हूँ। रोज के लिए आप एवरीडे भी यूज कर सकते हैं, डेली भी यूज कर सकते हैं। पढ़ाई के लिए, पढ़ाई करने के लिए स्टडी वर्ड यूज होता है। मैं पढ़ाई करता हूँ तो स्टडी वर्ड यूज होगा। मैं को इंग्लिश में आई कहते हैं। अब कौन बनाएगा ये सेंटेंस? अच्छा, बस ट्राई कीजिए, जरूरी नहीं है कि सही बने, गलत भी हो सकता है। गलत बनेगा तो उसको हम सही करेंगे। देखिए, काम करने वाला है मैं, हाँ, और जो काम हो रहा है वो है पढ़ाई करना। ठीक है, तो मैं जो हूँ उसका मीनिंग आ जाएगा सब्जेक्ट है मैं, है ना। तो अच्छा, इसमें एक एक कमी है, वो ये है कि इसमें आई से नहीं बनेगा सेंटेंस, है ना। तो हम इसमें करते हैं कि वो वो से बनाते हैं सेंटेंस। वो रोज पढ़ाई करता है। अब बनाइए दोबारा से। किसी ने मुझे कमेंट पे लिख के दिया है कि हमको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना था, इसलिए हमने थोड़े चेंजेस किए हैं। अब दोबारा ट्राई कीजिए। फातिमा मेघरेजी ने चैट में लिख के भेजा है कि ही स्टडी डेली। इसमें एक गलती है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है उसमें लिखा हुआ है कि वर्ब के साथ आपको SES IES लगाना होगा, जबकि आपने वर्ब के साथ कुछ ऐड नहीं किया है ना। जब यहाँ पर स्टडी में हम देख रहे हैं वाई है और वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट है, अगर वाई से पहले वॉवेल होगा तो वो IES से चेंज नहीं होगा, बल्कि उसके अंदर S लगेगा, है ना। अगर वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट होता है तो हम उसको IES से चेंज करते हैं। मान लीजिए कि वर्ब है हमारा बाई, है ना। वो रोज मार्केट में जाकर कुछ खरीदता है ना, तो खरीदने के लिए अगर आप बाई यूज कर रहे हैं तो आप इसको IES नहीं करेंगे। आप इसको सिंपली वाई के बाद एस लगा देंगे। क्यों एस लगाएंगे? क्योंकि वाई से पहले हमको दिख रहा है कि एक वॉवेल है। जब वॉवेल होगा तो वाई को चेंज नहीं किया जाएगा। जब कॉन्सोनेंट होगा, जैसे यहाँ पर डी था वाई से पहले, यहाँ पर हमारा वाई था, है ना, जिसको हमने हटा दिया, तो वो हटाने के बाद हमने IES लगाया। पर अगर ये स्टडी की जगह बाई होता तो हम वहां पर सिर्फ एस लगाते, IES नहीं लगाते। तो ही स्टडीज डेली, वो रोज पढ़ाई करता है। तो ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। डेली भी यूज कर सकते हैं आप और एवरीडे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई इश्यू नहीं। फिर ये ये कार 1 लीटर में 40 किलोमीटर चलती है। सॉरी, नेगेटिव बनाना है ना। 40 किलोमीटर नहीं चलती है। चलिए, कौन बनाएगा?
मेन इंफॉर्मेशन क्या है कि ये कार चलती है, ये आपका मेन सेंटेंस है, ये कार चलती है। इसके अंदर आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन है। तो ये कार जो है सब्जेक्ट है ना, और वो काम क्या कर रही है, चलने का, है ना। तो चलने के लिए हम रन्स वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। वॉक वर्ड यूज नहीं करेंगे गाड़ी के लिए, रन वर्ड यूज करेंगे। तो ये कार के लिए हम दिस कार, ओके, और चलती के लिए हम रन यूज करेंगे, ठीक है। दिस कार रन्स ऐसे करेंगे, है ना। फिर हम देखते हैं आगे कि नहीं लगा हुआ है, नहीं चलती है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे डज नॉट, ठीक है, और रन्स का एस हटा देंगे। दिस कार डजंट रन 40 kilometer in 1 hour, sorry, 40 kilometers in 1 liter। तो ये आपका नेगेटिव का स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा कि आपने डज नॉट यूज करना है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, और वर्ब को आपको उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आना है। ये आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर था। अभी देख लेते हैं इंटरोगेटिव कैसे बनेगा। क्या वो टाइम पर आता है, ये आपका क्वेश्चन है, क्या वो टाइम पर आता है ना। तो यहाँ पर आप देख लिए इस स्ट्रक्चर में कि यहाँ पर वर्ड क्या यूज हुआ है, इससे पहले डज, है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। तो वो आता है तो हमको पता चलता है कि किसी एक इंसान की बात हो रही है ना। वो आते हैं होगा तो पता चलेगा कि ज्यादा इंसानों की बात हो रही है, ढेर सारे लोग हैं, तो वो सिंगुलर नहीं होंगे फिर। तो वो आता है तो हम इसको डज से शुरू करेंगे, वो के लिए हम ही लगा देंगे, डज ही, आने के लिए हम कम लगाएंगे। अगर ये क्वेश्चन नहीं होता तो यहाँ पे कम्स आता, क्यों, क्योंकि फिर डज नहीं होता अगर क्वेश्चन होता तो, और क्योंकि डज लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर कम वर्ड आएगा, कम्स नहीं आएगा। डज ही कम ऑन टाइम, क्या वो टाइम पर आता है, ओके। तो ये आपका इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है जिसको आपको समझना है। तो ये आज का आपके लिए इतना ही क्लास था। कल इंशाल्लाह हम जो रिमेनिंग सेंटेंसेस हैं उनके ऊपर काम करेंगे, देखते हैं कितना कंप्लीट हो जाता है। आपके रिस्पांस देने पर भी चीजें हैं, मैं ये नहीं चाहता कि मैं सेंटेंस आपको बना बना कर दूं। अगर आप खुद से कोशिश करेंगे तो आप ज्यादा सीखेंगे। हाँ, मैं सीखने के लिए अभी नहीं हूँ, हाँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो अगर आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो आप ज्यादा सीखेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड पार्टिसिपेटिंग। सी यू इन द इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लाइव क्लास। अस्सलाम वालेकुम।